मॉर्निंग वॉरियर्स। चलो जी, एक नया दिन, एक नई शुरुआत, तैयारी शुरू करते हैं। आज सर क्या करने वाले हैं हम? सर आज हम कैपिटल गेन के कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं फॉर आवर प्रैक्टिस। चलिए जी, कितने बच्चे ऑनलाइन आ चुके हैं? हाँ जी बेटा, गर्व गुड मॉर्निंग। गोलू गुड मॉर्निंग। राम राम, जय जिनेन बेटा। चलो जी, एक्साइटेड हो, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ नया करते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं। आ जाओ बेटा। चलिए, कहाँ गए? ये रहा। आ जाओ बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोग के सामने हैं, ऑलमोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट, क्या आप लोगों ने कल का क्वेश्चन कर लिया है? क्या आपका आंसर्स मैच हो गए थे? नहीं तो वो मैच कर लो ना, आपका आंसर शीट भी तो दिया था मैंने। राइट, हो गया था सर। बेटा गर्व, आंसर मैच हो गया था। बाकी बच्चे? यस सर, हो गया था। तो आई डोंट थिंक कि हमको उस पर ज़्यादा डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि था तो वो इजी ही क्वेश्चन। ठीक है, आओ कुछ नया करते हैं। राइट, चलो। आ जाओ बेटा, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन है उसमें उसका कोई रिलेवेंस नहीं। जब आएगा तो वाला मैं आपको बता दूंगा। मैच हो गया ना? चलो बढ़िया, इजी था ना, कोई ऐसा वो नहीं था। चलो जी, आ जाओ जल्दी से। पहले शुरुआत करते हैं छोटू से क्वेश्चन से, ताकि आपका आप वार्म अप हो जाए उसके बाद। अंजलि बेटा गुड मॉर्निंग। चलो अंजलि बच्चा भी आ गया है। आ जाओ बेटा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देंगे सारे लोग, जल्दी से स्क्रीन की तरफ देखेंगे। पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको क्वेश्चन देखने में कोई इशू ना हो तो मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन देखने में कुछ ना रहे। ये रहा क्वेश्चन शीट की सेवा में। चलो जी, चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या बोल रहा है? मिस्टर सिलेरियो परचेज्ड अ रेसिडेंशियल हाउस ऑन 20 जुलाई 2022 फॉर 10 lakhs। 10 लाख रुपए में लिया है इसने घर। मेड सम एडिशन टू द हाउस इनकरिंग 2 lakhs इन द अगस्त 22। जुलाई 22 में लिया है, और अगस्त 22 में उसने क्या कर दिया है, उसमें एडिशन भी कर लिया है 2 लाख रुपए का। उसने अप्रैल 24 में 20 लाख रुपीस में इसको सोल्ड भी कर दिया है। फ्रॉम द सेल प्रोसीड ही स्पेंट 5 लाख टू परचेज अनदर हाउस प्रॉपर्टी इन सितंबर 25 आएगा बेटा, ये सितंबर 23, सॉरी सितंबर 23। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सिलेरियो? ये है ना, तो आएगा, एक मिनट, अप्रैल 24, ठीक है। चलिए अब आप बताएंगे क्या है, ये सही है बिल्कुल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सिलेरियो फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26? बताओ, बहुत इजी है बेटा। कर लो, बाकी लोग भी कर लो बेटा। क्या इसमें मुझे ऐसे करना पड़ रहा है? इसमें एक्चुअली शीट आंसर दिख जाएगा आपको। ये था वो क्वेश्चन। चलिए जल्दी बताएं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल वार्म अप क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने कैपिटल गेन निकालने के लिए आपको बोल दिया है, अब वो निकालेंगे। उसके बाद उन्होंने एग्जम्पशन के लिए भी आपको बता दिया कि उसने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है। तो अब आप जल्दी से बताओ क्या गेन होगा, क्या एग्जम्पशन मिलेगा, और एग्जम्पशन मिलने के बाद क्या रहेगा का नेट कैपिटल गेन? जल्दी बताएं सारे लोग।
चलो सिर्फ 2 मिनट्स है आपके पास, बता पाएंगे जल्दी से? हाँ जी, आया कैपिटल गेन बाकी लोगों का? 8 लाख। 8 लाख। चलो अंजलि बेटा, आपने सीधे नेट निकाल दिया, 8 लाख निकाला, कोई एग्जाम्शन नहीं दिया? सर तो बोल रहा सेक्शन 54 में एग्जाम्शन में मिल जाएगा इसको। सर 3 लाख भी बोल रहा है। सर बेटा एक छोटी मिस्टेक कर रहे हो, आ जाओ। सही बात है, ध्यान रखो। पहली चीज, द हाउस वॉज सोल्ड बिफोर 24 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, therefore it is treated as short term capital asset and indexation benefit is not available। पहली चीज तो ये हो गई, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बेचा है। ठीक है, कितने में बेचा हमने? हमने बेचा 20 लाख में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? 10 लाख। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना था? 2 लाख। तो शॉर्ट टर्म आया 8 लाख। अब बात आती है, क्योंकि उसने 5 लाख इन्वेस्ट कर दिए नए घर में, तो क्या उसको उसका एग्जाम्शन मिलेगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54 इज अवेलेबल ओनली फॉर द लॉन्ग टर्म एसेट्स। सिंस द रेसिडेंशियल हाउस इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, मिस्टर इसी जगह गलत लिखा हुआ, सिलेरियो है वो, इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54, देयरफॉर द टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अमाउंट टू 8 लाख रुपीज। दिखाऊं क्या हमने पढ़ा था? ये देखो बच्चा, हाँ गलती कर, यस यस बता रहा हूँ वही। ये देखो, ये रहा आपका सेक्शन 54, बेटा टाइप ऑफ कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल। समझ में आया क्या? शॉर्ट टर्म में मिलना ही नहीं है, ये वो कंफ्यूज करने के लिए दिया था। कर्व, ध्यान दे बेटा, ये देख, ये साफ लिखा है, ये सेक्शन तेरा 54, ये तेरा 54, उसमें टाइप ऑफ कैपिटल गेन क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म। ऐसी सिली मिस्टेक्स करोगे ना बेटा, नंबर कट जाएंगे। सारा ध्यान इसलिए, अर्जुन वाला फोकस यहाँ पे। आ जाओ बेटा, समझ में आया क्या? एकदम वार्म अप क्वेश्चन, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन। अगर ये 3-4 नंबर में भी आ गया तो फ्री के नंबर थे आपके पास, बोलो। हाँ, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग के पास मैंने क्वेश्चन शीट भेज दी है, बट उसमें आंसर्स हैं। अपनी ईमानदारी अपने साथ रखना, बिकॉज इफ यू गिव मी द आंसर आफ्टर सीइंग योर आंसर शीट, तो बेटा यू आर नॉट चीटिंग। मेरे मेरे को चीट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप से चीट कर रहे हो। प्लीज आंसर मत देखिएगा। चलो आ जाओ, कुछ बढ़िया क्वेश्चन पढ़ते हैं। आओ, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, देखो क्या बोल रहा है ये। आओ, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मिसेस हेक्सा परचेज द लैंड ऑफ ₹35 लाख। बड़े ध्यान से देखो बेटा, आज का मैंने कहा था कल के लेवल से थोड़े से ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस होंगे आज, ठीक है, इसीलिए इधर ध्यान दो। मिसेस हेक्सा परचेज द लैंड एट अ कॉस्ट ऑफ 35 lakhs इन द फाइनेंशियल ईयर 4-5। 2004-5 में मिसेस हेक्सा ने क्या खरीदी थी? एक लैंड खरीदी थी, एंड उसको कब तक रख के रखा था? 20 मार्च 24 तक। 20, मैं ये क्वेश्चन आप ही को करना है, दिखने में कितना ही बड़ा हो, करना आप ही को है, बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन मेरे साथ क्वेश्चन समझ लो। इसने 2004 और 5 में खरीदी थी एक लैंड 35 लाख की, जिसको उसने एज ए कैपिटल एसेट कब तक बना के रखा था? 20 मार्च 24 तक। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? शी स्टार्टेड हर रियल एस्टेट बिजनेस। क्या बोले? शी स्टार्टेड हर रियल एस्टेट बिजनेस ऑन 21 March 24 and converted the land into stock in trade of her business of the on the said date when the fair market value of the land was 2 crore 10 lakhs। ठीक है, 210 लाख। बेटा कल जो हमने क्वेश्चन करा था वो स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल एसेट करा था। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो उल्टा है, राइट? कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड करना है। इसमें भी ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, लेकिन एक कैच रहता है इसमें, आपको याद आना चाहिए, क्योंकि आपने, आई होप आपने सब रिवाइज करके आए हैं।
ठीक है, फिर बोल रहे हैं शी कंस्ट्रक्टेड 15 फ्लैट्स ऑफ इक्वल साइज, क्वालिटी एंड डायमेंशन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट इज 10 लाख। उसने उस कैपिटल एसेट से 15 फ्लैट बनाए, ठीक है, और हर फ्लैट की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है 10 लाख। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन फरवरी 25। कब कंप्लीट हो गए कंस्ट्रक्शन? फरवरी 25 को। और उसने मार्च 25 को 10 फ्लैट्स बनाए, कितने थे? 15, बेच दिए 10 फ्लैट्स एट द रेट 30 lakhs per flat in March 25. The remaining 5 flats were held in the stock as on 31st March 25. ने क्या करा है? 30 लाख में 10 फ्लैट बेच दिए हैं, पर फ्लैट 30 lakhs पर फ्लैट इन मार्च 25। बचे हुए 5 अभी भी स्टॉक में है। She invested 50 lakhs in bonds issued by NHAI on 31st March and another 50 lakhs in Rural Electrification Corporation bond in April 25। देखो मार्च 25 तक तो उसने NHAI में कर दिया, और उसने क्या करा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन में भी अनदर 50 lakhs अप्रैल 25 में इन्वेस्ट कर दिए। तो अब वो बोल रहे हैं कंप्यूट the amount chargeable to capital gain, chargeable under capital gain and business income, the hands of Mrs. Hexa arising from the above transaction for assessment year 25-26, indicating clearing the reason for of item। ये क्वेश्चन के करना है आपको, और इसके लिए आपको मिलते हैं, पूरे 3 मिनट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको प्रोविजन याद है तो। ये रहा आपके साथ क्वेश्चन है तो टाइम, चलो। मतलब चलो ना, क्योंकि उन्होंने देखो क्या बोला है कि दोनों हेड्स में जो जो इनकम है आपको वो नहीं है, सिर्फ अलग अलग नहीं। टेबल बने एक बना लो, लेकिन मजा नहीं आता, अलग बना। चलो ट्राइट, ट्राइट बेटा। सेटल डाउन हो जाओ, जल्दी सेट हो जाओ। ट्राइट बेटा, ट्राइट, बहुत इजी है, सिंपल। कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने वाला कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, इजी है, करो। इजी, अरे वो होता हो बेटा आंसर, आई नीड आंसर। चलिए 40 सेकेंड्स मोर। चलिए टाइम इज ओवर। चलो जी, पहले तो आप मुझे ये बताएं, जब हम कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं, तो पहले तो ये बताओ किस साल में आपका टैक्स लगता है?
जब सेल करेंगे उस साल में लगेगा। ठीक है सर, कन्वर्जन जिस दिन हुआ, कन्वर्जन जिस दिन हुआ उस दिन तक कौन सा टैक्स, कौन सा हेड में इनकम जाएगी? कैपिटल गेन में। एंड आफ्टर दैट बिजनेस पीजीबीपी में। ठीक है, अब सवाल ये है कैपिटल गेन आप निकालोगे कैसे? अब इंडेक्सेशन कहां तक का निकालोगे ये बताओ। जिस साल कन्वर्ट हुआ है वहीं तक का इंडेक्सेशन मिलेगा। ओ ये गलती मत करना, इस साल में मत कर देना, क्योंकि देखो अलग अलग ईयर में हुआ है। 23-24 में कन्वर्ट हुआ है, ए फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कन्वर्ट हुआ है, और बिका कब है? मार्च 25, मतलब 24-25 में। और आपको यहाँ कंफ्यूज करने के लिए सारे ही सालों के दिए हुए हैं सीआईआई। समझ में आया क्या? कोई क्लियर है? तो हमें इंडेक्सेशन किस साल तक का मिलेगा? फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक का, जब तक हमने कन्वर्ट करा है, क्योंकि उसके बाद तो वो वैसे भी स्टॉक इन ट्रेड बन गया था। क्लियर है कि नहीं है? देखो आओ कैसे करा इन्होंने। सबसे पहले देखो, आप पूछ रहे थे बेटा कि अलग अलग करना है कि एक ही करना है, इधर देखो। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम ऑफ हेक्सा फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है, तो पहले कैपिटल गेन निकलेगा कैसे आपका? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाता है? जो कन्वर्जन के दिन एफएमवी रही होगी वो। तो बेटा कन्वर्जन के दिन एफएमवी आपकी थी कितनी थी? 2,10,000। तो देखो यहाँ लिखा हुआ डीम्ड फुल वैल्यू अंडर सेक्शन 45(2), 2,10,00,000। ठीक है, 2,10,00,000 क्या था आपका फेयर मार्केट वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? तो बेटा यहाँ था 35 लाख। तो 35 लाख को कब कब लिया था? 35 लाख को 4-5 में। तो 4-5 का सीआई कितना? 113। 113 से डिवाइड करके 363 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर कन्वर्जन जब हो रहा है ना वहीं तक का लेंगे, अभी तो बोला था आपने, हमको ही कंफ्यूज कर रहे हो। 348 तक का ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अब इंप्रूवमेंट तो कुछ था नहीं इसमें। तो बेटा अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 1,02,21,239। अब निकालो आप क्या? बिजनेस इन, बिजनेस इन, अच्छा एक मिनट, क्या मेरा ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 1,02,00,000? नहीं सर, क्योंकि क्योंकि ये टैक्सेबल होता कब है? जब ये बिकता है। तो बिके कितने? 15 में से 10, मतलब 2/3। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी टैक्सेबल होगा वो कितना होगा? 2/3। नहीं नहीं, वही तो पॉइंट है, वही तो कैच है बेटा। हम क्या बोलते हैं, जब आप कोई एसेट को कन्वर्ट करा रहे हो, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में, तो वो टैक्सेबल किस साल में होता है? जिस साल में वो बिकता है। तो क्या सारे बिक गए 15 के 15? नहीं, 10 बिके, यानी कि 2/3 ही बिके। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी कितना मिलेगा? 2/3 लगेगा। तो देखो यहाँ पे क्या करा है, प्रोपोर्शनेट एलटीसीजी फॉर 10/100, तो 2/3। तो वो हो गया 68,14,159। और इसके बाद एग्जाम्शन कितना मिल जाएगा आपको? 54। इसी में मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? भले ही उसने 50-50 करके 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन हाईएस्ट लिमिट कितनी थी? सिर्फ 50 लाख। तो बेटा क्या हो गया देखो, 50 लाख। तो आपका नेट कैपिटल गेन आया कितना? 18,14,000। पहला कैच था कि प्रोपोर्शनेट करना था लॉन्ग टर्म। अब बिजनेस इनकम, बेटा देख बिजनेस इनकम क्वेश्चन अलग दिखाया है। कैसे करा है? आपने 10 फ्लैट कितने के बेच दिए? 10 फ्लैट बेचे कितने के? 30 लाख के, मतलब 3 करोड़। और इसमें इनकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? जितने तक आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? फेयर मार्केट वैल्यू थी 2,10,000। लेकिन क्या पूरी की पूरी ले लेंगे? नहीं सर, ऑब्वियसली 2/3 लेंगे। तो बेटा ये 2/3 की हो गई फेयर मार्केट वैल्यू। इसमें हमने कंस्ट्रक्शन भी कराया था। सर कंस्ट्रक्शन कितना कराया था? पर फ्लैट 10 लाख कराया था। तो बेटा उन 10 लाख का 10 लाख, 10 फ्लैट्स का 10 लाख के हिसाब से 1 करोड़। तो टोटल बिजनेस इनकम कितनी आ गई? कितनी आ गई? 60 लाख। अब देखो उन्होंने अच्छे से पॉइंट लिखे हुए हैं। पॉइंट ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, फिर हम इसके वर्किंग नोट्स पढ़ेंगे। बोलो बेटा। हिस्ट्री बेटा बताता हूँ। बेटा हिस्ट्री
क्या बोले हैं, ये बोलते हैं कि जब आप अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कराते हो तो आपको आपको क्या होता है, टैक्स उस साल में लगता है जिस साल में वो क्या है, जिस साल में आपका सेल हो रही है। अब एक बात बताओ, हमारे लिए रिलेवेंट कौन सा साल बोला है इन्होंने, इन्होंने बोला है असेसमेंट ईयर 25-26, 25-26 में से 15 में से सिर्फ 10 फ्लैट ही बिके हैं, तो इस मतलब कि 10 आउट ऑफ 15 यानी कि 2/3, तो 2/3 फ्लैट्स बिके हैं तो कैपिटल गेन भी 2/3 ही लगेगा। सर बचे हुए 5 पे कब लगेगा, 1/3 पे, जब वो जिस साल में बिकेंगे उस साल में लगेगा। समझ में आया क्या? चलो, ये क्लियर है कि नहीं है? आओ पहले देखो वर्किंग नोट्स कितने अच्छे से करे इन्होंने। इधर देखो बेटा, ये बोल रहे हैं द कन्वर्जन ऑफ ए कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 247. इट वुड बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर्ड इन द ईयर इन विच द कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, किस ट्रांसफर कब माना जाता है, जिस टाइम पे वो कन्वर्ट हुआ है। लेकिन however as per section 45(2) the capital gain arising from transfer by way of conversion of capital asset into stock in trade will be chargeable to tax only in the year in which stock in trade sold. याद आया कि नहीं आया? ट्रांसफर तो उस साल मान लेंगे, इस साल कन्वर्ट हुआ, लेकिन टैक्स लगेगा कब उनके ऊपर, जिस साल वो बिकेगा। तो उन्होंने सब क्लियर करा है, कितना बढ़िया लिखा है। The indexation benefit for computing index cost of acquisition would be available only up to the year of conversion of capital asset into stock trade. जिस साल तक का प्रीवियस ईयर 23-24 तक का मिलेगा, एंड नॉट अप टू द ईयर ऑफ सेल ऑफ ये। तो आपने इंडेक्सेशन भी जो करा है ना, वो 23-24 तक करा है, 24-25 तक करा है क्या? बोलो बच्चा, यही तो है। नेक्स्ट, for the purpose of computing capital gain and tax, the fair market value of the capital asset on the day it was converted into stock in trade shall be deemed to be the full value of consideration received accruing as a result of the transfer of the capital asset. In this case, since only 2/3 of the stock in trade, that is 10 flats out of 15 is sold in previous year 24-25, only proportionate capital gain, that is 2/3, would be chargeable to tax in the assessment year 25-26. समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि 15 में से 10 फ्लैट ही बिके हैं इस साल, जिस जो रिलेवेंट ईयर पे हमको कैलकुलेशन करना है, उसमें 2/3 ही बिके हैं, तो कैपिटल गेन भी कितना लगेगा, 2/3। बोलो फिर, on sale of such stock in trade business income would arise. The business income chargeable to tax would be the difference between the price at which the stock in trade is sold and the fair market value on the date of conversion of the capital asset into stock in trade. आपकी जो प्राइस थी जितने में आपने बेचा और फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, बिजनेस इनकम। अच्छा, अब 54 ईसी को लेकर भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं 54 ईसी को लेके? देखो, इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड एंड सब्सिक्वेंट सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, आपको पता है 54 ईसी में आपको 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर तक आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ट्रांसफर कब माना है, किस साल में माना है, जिस साल में कन्वर्ट हुआ है, तो वहां से उस डेट से, डेट ऑफ ट्रांसफर से लेके 6 महीने तक करना है। अब देख लो उसने 2 करा है, दोनों क्या विद इन 6 मंथ्स करा है कि नहीं करा? आओ देखें, द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स टू बी is from the date of sale of stock in trade for the purpose of exemption under section EC 54 EC CBDT सर्कुलर। देखो ये बोल रहा है कि आपको जब कन्वर्जन होता है, सुनना बड़ा बात, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, in case of conversion of capital asset into stock in trade and subsequent sale of stock in trade, the period of 6 months, इसमें बोला पीरियड ऑफ कहां से, is to be reckoned from the date of sale of stock in trade for the purpose of exemption under section 54। बेटा सिर्फ इस वाले पॉइंट के लिए, जो कन्वर्जन वाला पॉइंट है, इसमें 6 महीने कहां से गिनोगे आप, जब वो बिका हुआ है तब से। ठीक है, इन दिस केस
Since the investment in bonds of NHI has been made within 6 months from the sale of it, the same qualifies for exemption under Section 54 EC. With respect to long-term capital arising on land building or both in any financial year, the maximum deduction under 54 EC would be 50 lakhs. Whether the investment in bonds of NHI or RSL are made in the same financial year or the next financial year, or partly in the same financial year or partly in the next financial year. समझ में आया क्या? इसको ट्रांसफर की डेट से, मतलब जिस दिन आपकी सोल्ड करा है आपने, उसकी डेट से 6 महीने के अंदर आपको इन्वेस्ट करना था. Therefore, even though the investment of 50 lakhs has been made in the bonds of NHI during previous year 24-25, the investment of 50 lakhs has been made in bonds of RECL during the year 25-26, both within the stipulated 6-month period. तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना अलाउ होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इज ओनली 50 लाख. इनने बोला आपने दोनों में, एनएचआई और आरईसीएल दोनों के बॉन्ड 6 महीने में, 6 मंथ्स में आपने इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन मिलता कितना मैक्सिमम 54 ईसी में? 50 लाख. दिखाऊं कि आपने लिखा था वो, आपको याद है ना, वो 50 लाख ही करा है हमने. क्लियर है? यहां जाके हुआ है ये क्वेश्चन. पहले बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन था ये. हमने ऑलमोस्ट एवरी स्पेशल केस को कवर करा हमारा क्वेश्चन में. कल हमने पढ़ा था स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल एसेट, आज पढ़ लिया कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक. क्लियर है कि नहीं है एवरीवन? देखो हाँ, यही तो देखो, उधर भी बच्चों ने यही मिस्टेक करी और वही डाउट आया. क्या सर? प्रोपोर्शनेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. देखो साफ बोला है, कन्वर्ट जिस साल में होता है उस साल में ट्रांसफर मानते हैं, लेकिन टैक्सेबल कब होता है? जिस साल में बिकता है. अब 24-25 फाइनेंशियल ईयर में बिके कितने फ्लाइट्स हैं? 10. कितने में से? आउट ऑफ 15. तो मतलब 2/3 ही बिके, तो टैक्स भी 2/3 पे आएगा. तो फिर 1/3 पे कब आएगा? जब वो 1/3 आगे बिकेंगे अगले सालों में. समझ में आया क्या? अब देखो ये बात याद कर, यहाँ गलती कर दी ना, अब इसको माइंड में लिख, बिठा लो या लिख लो कॉपी में कि मैंने एक मिस्टेक करी है यहाँ पे. क्या मिस्टेक करी मैंने? कि मैंने वो 2/3 प्रोपोर्शनेट नहीं करा. एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया, हमेशा घंटी बजेगी दिमाग में, मैंने क्लास में प्रैक्टिस से गलती करी थी, अब मैं मिस्टेक. इसलिए क्लास में जितनी मिस्टेक करना है कर लो, यू आर अलाउड टू डू इट, बट आगे नहीं होगा. चलो नेक्स्ट. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन. जल्दी से, शेयर वाला है, शेयर वाला तो आपको यूं ही आता है. शेयर में भी कौन सा है आप देख के बताओ. चलो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, आपको मिलते हैं पूरे 3 मिनट. पढ़ो, एकदम ही नया फंडा है. आओ स्टार्ट करो, स्टार्ट करो. आओ बेटा किशन आओ, गुड मॉर्निंग. किशन आ चुके हैं, आ चुका है बेटा. चलो बेटा जल्दी पढ़ो. मिस ऊनो वाला, ऊनो, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है. 2 minutes 40 seconds लेफ्ट. कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कॉन्सेप्ट है इसमें? बोनस शेयर. जल्दी करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत, तभी तक कम टाइम दिया है. 2 minutes. एक मिनट बचा है बेटा. देखो अगर आप सीरियसली लिया करो बेटा रिवीजन, आप अगर रिवाइज करके आए होगे ना, तो आपको ये सब इजी दिखेगा, क्योंकि हमने सब पढ़ा हुआ है. कैपिटल गेन बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा हमने. आपको इतने प्यारे प्यारे चार्ट्स बना बना के दिए हैं, फ्लो चार्ट में पढ़े हैं, कलरफुल पढ़े हुए हैं.
पढ़ो बेटा, करो इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। हुआ? हुआ बेटा ऑनलाइन? बोनस शेयर पढ़ा है हमने? चलो मेरे साथ चलो, आओ। ये रहा, इतना सा कॉन्सेप्ट है ये। क्या था बेटा ये? बोनस शेयर एंड सिक्योरिटीज। अगर आपने 1/4/2001 के पहले लिया हुआ है तो उसकी कॉस्ट कितनी मानेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। और अगर आपने 1 अप्रैल 2001 के बाद में लिया है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानेंगे? नील। और होल्डिंग पीरियड कहां से लेना है? जब से अलॉट हुआ है से लेके तब से ट्रांसफर डेट तक। अब बताओ, इतने से उस पर इतना सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, सुनो, अलग अलग निकलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, पहले आपने मिस ऊनो ने 1,000 इक्विटी शेयर्स कब लिए थे? एट अ कॉस्ट ऑफ 30 पर शेयर का, और उस पर ब्रोकरेज भी दिया था 1%। कब? जनवरी 96 में। मतलब ये वाले आपने जो अक्वायर करे ये 1 अप्रैल 2001 के पहले खड़े हुए हैं, तो इनकी कॉस्ट क्या मानेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। शी गेट्स 100 बोनस शेयर्स इन अगस्त 2000। फिर शी अगेन गेट्स 1,10,1100 बोनस शेयर्स बाय वर्च्यू ऑफ हर होल्डिंग इन फरवरी 2006। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 2001 इज 80। ऑन फर्स्ट में शी ट्रांसफर ऑल हर शेयर्स एट द रेट 200 पर शेयर, ब्रोकरेज दिए 2%। कंप्यूट करना कैपिटल गेन। कितना आसान है, एक बात बताओ। ये तो 1,000 तो ओरिजिनली खरीदे हुए हैं, और ये दोनों क्या मिले हुए हैं? बोनस। एक मिला है अगस्त 2000 में, और एक मिला है बोनस फरवरी 2006 में। क्लियर है? देखो, 1,000 ओरिजिनल शेयर्स की सेल प्राइस क्या होगी? देखो, हमने बेचे हैं 200 में। अरे इधर देखो बेटा, इधर देखो, 1,000 शेयर्स की सेल प्राइस कितनी है? 2 लाख। कैसे? 1,000 इंटू 200। इसमें से फिर आपने 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 क्या करा है? आपने 2% ब्रोकरेज भी दिया है, तो ब्रोकरेज भी लेस कर दो। 2% ऑफ ब्रोकरेज 4 है, तो नेट सेल कंसिडरेशन कितना आ गया? 1,96,000। अब इंडेक्स कॉस्ट करो बेटा।
तो ये जो शेयर है ये अनलिस्टेड शेयर है बेटा, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स है, इंडेक्सेशन मिलेगा। कितने हैं बेटा? 1000 लिए थे कब? 1 अप्रैल 2001, डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 363। तो देखो ये और क्या भाव था आपका उस टाइम का? 80 लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू क्या लेंगे? 80, 1 अप्रैल 2001 की 80 लेंगे, ठीक है। तो क्या करा आपने? एक 80 इंटू 1000 डिवाइड बाय 100 इंटू 363, यानी कि 290 400। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना आ गया आपका? 94,400। अब बोनस शेयर की बात करते हैं। बोनस शेयर बिके कितने में? क्योंकि ऑल शेयर्स कितने में बेचे आपने? 200 रुपए में। तो वो 200 में लिए हैं, ब्रोकरेज घटा दो 2%, तो नेट कंसिडरेशन कितना आ गया? 19,600। और सेम सेम क्या करा है फिर? इनका इंडेक्स कॉस्ट कितना माना जाएगा? एक मिनट, 19,600 आपका क्या आ गया? हाँ, इसका कितना माना जाएगा? वही 100 इंटू 80 कितना? 100 डिवाइड बाय 363, 29,040। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इसमें कितना आया? 9,440। और 1100 जो बोनस शेयर मिले हैं ये मिले हमको 1 अप्रैल 2001 के बाद के। अरे ये वाले, इस वाले में क्यों ले लिया सर 100? ये तो अगस्त 2000 के खरीदे हुए हैं ना। ये कहाँ है? ये अगस्त 2000। तो 1 अप्रैल 2001 के पहले के तो हम फेयर मार्केट वैल्यू लेके करेंगे, तो इसलिए वो करा। जो अगले शेयर है 1100 जो मिले थे बोनस शेयर, ये कब मिले हैं? ये फरवरी 2006 में मिले। तो इनकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? निल मानी जाएगी। तो बेटा देखो, सेल प्रोसीड्स कितनी है उनकी 1100 शेयर की? 2,20,000। 2% ब्रोकरेज 4,400, नेट आया 2,15,600। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे निल। ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना, और तीनों को प्लस करोगे तो इसमें प्रॉफिट हुआ है, बाकी दोनों में लॉस हुए हैं। ये देखो बाकी दोनों में लॉस हुए हैं, पूरा घटाई करोगे तो 1,11,760 क्या हो जाएगा बेटा आपका? यही आया। शाबाश, वेरी गुड। कितने लोगों का ऑनलाइन ये आ चुका था? ऑफलाइन में बच्चों का ये आंसर आया है 111,760। बोलो, बताओ। वो 2 लाइन का इतना सा कॉन्सेप्ट लिखा था बोनस का हमने। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अंजलि का भी आया है। चलो, बहुत बढ़िया। आ जाओ। चलो, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ये देखो सारे अतरंगी जितने क्वेश्चन है ना आज की, इसमें यही करना है हमको, सारे अतरंगी क्वेश्चन। इतना सा लिखा था मैं 2 लाइन का बोनस, देखो उसमें क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने। क्लियर है? और इसमें एक मिस्टेक करी थी, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो उन्होंने बोनस में भी क्या करा? एक अप्रैल 2001 के पहले का बोनस भी दे दिया, और एक अप्रैल 2001 के बाद का भी दे दिया। तो आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि 1 अप्रैल 2001 के पहले के बोनस का कॉस्टिंग क्या लेते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। और जो इसके बाद के हैं उनकी हमेशा निल होती है। बोलो, समझ में आ रहा है? इट विल, देखो आप इसको खुद से कर लेते हैं ना, या बहुत छोटी मोटी गलती भी कर लेते हैं, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस बढ़े, बिकॉज आपको आ रहा है। वहां जाके आप ब्लैंक नहीं होने वाले। पता है बच्चों के साथ एक और दिक्कत क्या होती है? कई बार बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के साथ भी होता है, एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाते हैं। वो उस मोमेंट में होगा, हर बच्चे के साथ होता है। कभी कभी आप ब्लैंक हो जाते हो, आते आते हुए सब्जेक्ट में आपको क्या लगेगा? आप हो गए हो ब्लैंक, पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हो। ऐसे टाइम पे जस्ट टेक अ 1 मिनट ब्रेक, डीप ब्रेथ लो, अपने आप को कन्विंस करो कि नहीं मैंने पढ़ा हुआ है। ऐसा कुछ देखो, कभी भी पेपर ऐसा नहीं आता कि पूरे 100 नंबर का पेपर ऐसा आया जो आपको पता ही नहीं है क्या है ये तो तब होगा जब आपने सब्जेक्ट देखा ही नहीं कभी, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, और कभी भी उनको अगर कठिन भी निकालना है पेपर, कभी ऐसा नहीं करेंगे पूरा 100 नंबर का पेपर कठिन निकाल दो सारे बच्चे फेल, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? आपको जितना आ रहा है आप उस पर पहले फोकस करो। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा छोटू सा क्वेश्चन। लो जल्दी देखो, मिस्टर सफारी वाला।
सेक्शन नंबर, ईयर याद नहीं था तो इसलिए उसने रिलेवेंट असेसमेंट ईयर लिख दिया। चलो ए कॉन्सेप्ट कौन सा है पहले ये देखो, किस कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, तो इसमें अपने आप रिलेवेंट ईयर देखना पड़ेगा, तुम दिमाग लगाओ ना। और ए ढक्कन, ये नीचे CIA भी तो है, तो फिर तो पूछा। चलो जल्दी करो, आपको मिलते हैं पूरे 4 मिनट, गिव इट अ ट्राई। एक गोलू, टाटा सियारा कैसी लगी? तू पहले ये बता तेरे को ये क्वेश्चंस कैसे अच्छे लगे कि नहीं लगे? हाँ बस, ये करेगा ना उसके बाद ही टाटा सियारा ले पाएंगे। समझ में आया है कि नहीं आया? तू और मैं दोनों, तो ये जरूरी है, पहले इस पे ध्यान दे। 11.5 लाख की है, एक शोरूम प्राइस है, इतनी सुंदर गाड़ी, मुझे सब पता है। अभी ध्यान आपको क्वेश्चन पे देना है, ये सब बातें अभी हमारे लिए इररिलेवेंट है। कल वाले ठीक थे सर, कल वाले इजी थे ना बेटा, इसीलिए कल वाले ठीक थे। आ जाओ, चलो जल्दी करो बेटा, 3 मिनट बचे हैं आपके पास। बहुत इजी है, रिवीजन जिसने अच्छे से करा होगा उसको बहुत अच्छे समझ में आएगा ये। पहले तो ये बताओ, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं है? क्योंकि जैसे ही आपने कंपल्सरी एक्विजिशन पढ़ा, आगे मैंने पूरा पूरा प्रोविजन आना चाहिए कब टैक्सेबल होता है। ठीक है, चलो बट चलो आ जाओ बेटा, क्या बोले? द गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर्ड लैंड ऑफ मिस्टर सफारी
इन अप्रैल 20, ठीक है। पेड कंपनसेशन ऑफ 20 lakhs इन जून 24, 2020 अप्रैल में क्या कर ली थी, एक्वायर कर ली थी, और जून 24 में आपको 20 lakhs दिए हैं मिस्टर सफारी को। द लैंड वॉज एक्वायर्ड बाय मिस्टर सफारी इन जून 2004 फॉर 12 लाख. He had filed an additional compensation through court and was awarded 18 lakhs in February 25. But this amount was received only during the May 25. फरवरी 25 में अवार्ड कर दिया, लेकिन मिला कब, May 25 में। आपको निकालना है कैपिटल गेन टैक्स फॉर द रिलेवेंट ईयर। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द कंपल्सरी एक्विजिशन वर 30,000 एंड फॉर ऑब्टेनिंग एनहांसमेंट ऑफ कंपनसेशन वाज 1 लाख। पहली बार में जो आपको एक्वायर हुआ था तब का आपको कंपनसेशन लेने के लिए 30,000 लगे थे। बाद में जब आपने एनहांस कंपनसेशन लिया है तो आपको कितने लगे हैं, 1 लाख। और ये रहे आपके CII। क्लियर है? चलो, तो बेटा पहले मुझे ये बताओ, जब कंपलसरी एक्विजिशन होता है, जब कंपलसरी एक्विजिशन होता है तो क्या होता है, देखो कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन क्या पड़ा था, कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच कंपनसेशन इज रिसीव्ड। जिस साल में मिलेगा उस साल में टैक्स लगेगा। हमने ये रिवाइज भी करा था। कंपनसेशन दो टाइप के होते हैं, एक इनिशियल और एक एनहांस। इनिशियल के लिए क्या होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। इनहैंस्ड में क्या होता है, कुछ नहीं होता, जितना मिला है उसमें से बस लिटिगेशन एक्सपेंसेस घटा दो और क्या मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। है क्या? क्लियर है कि नहीं? अरे हाँ की ना, बस इतना सप्लाई करना है। अगर आपको ये याद होता तो देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है आपके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये रहा वो। In case of enhanced compensation, if it is received due to interim court order of court, then it will not be taxable in the year it is received, but it is taxable in the year when the final order is passed. वाले क्वेश्चन में इसका रिलेवेंस नहीं इंटरिम और फाइनल का, बट कभी आ जाए कि इंटरिम में आपको अवार्ड कर दिया और रिसीव भी हो जाए, वो साल में टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरिम के केस में जब फाइनल ऑर्डर आएगा तब कंपनसेशन टैक्सेबल होगा। बोलो बेटा। और 50% अगर इंटरेस्ट मिलता है रेट कंपनी तो 50% आपको अदर सोर्सेज में पढ़ा था हमने सेक्शन 57 में कि वो डिडक्शन मिल जाएगा 50% का। याद है कि नहीं है? बोलो। रिवीजन करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है? इतने से क्वेश्चन, इतने से कॉन्सेप्ट पे देखो क्वेश्चन पूछ लिया गया, और जब क्वेश्चन अब देखो ये याद आ गया ना, ये दिखा दिया ना, अब देखो सॉल्यूशन कितना आसान है। क्या करना है, ठीक है, असेसमेंट ईयर 25-26 में हमको मिला कब है, हमको मिला कब है, जून 24 में 20 लाख, और अगले 18 लाख कब मिले हैं, फरवरी 25 में, बट मिले कब है, रिसीव कब हुआ, मई 25 में। आओ तो देखो मिस्टर सफारी का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताओ टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, तो 20 लाख। क्लियर है? अच्छा, कॉस्ट एक्सपेंसेस इनसे कनेक्शन के कितने थे, 30,000, 30,000 लेस कर दिया, बचा कितना नेट, 1970। अब आप क्या लेस करोगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म क्यों है सर, हमने ली थी 2004 में, ओहो, और एक्वायर हुई थी 20 में, और मिला कब है, जून 24 में। लॉन्ग टर्म ही लॉन्ग टर्म है, ठीक है। लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो बेटा देखो 12 लाख में ली थी, और ली कब थी आपने, 4-5 में, तो 113 से डिवाइड करके 363 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300, अरे यस 301 से। क्यों सर, मेरा जो एक्विजिशन है वो तो 20 में हुआ था ना, तो इंडेक्सेशन आप 24-25 का मत देना ना, जिस साल में टैक्सेबल होगा, क्योंकि ट्रांसफर तो कम मान लेते हैं जब उसने मेरा एक्वायर करा मेरे एसेट को। यहां बच्चे गलती करते हैं सबसे ज्यादा। अरे हाँ कि ना, ये लो देख लो, यहाँ स्टार बना दो, स्टार से ज्यादा ये बना दो। समझ में आ रहा है क्या? अरे डेंजर का साइन, क्या गलती करोगे, उनने तो 24-25 का भी दे दिया 363 की जगह, तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 का 301 से करेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाए गया था, कंपलसरी एक्विजिशन। याद रखना, स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्जन वाला जो भी है, और ये वाले पॉइंट इंडेक्सेशन का वो ईयर ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा। नहीं
आता हुआ कॉन्सेप्ट गलत करोगे। चलो फिर नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की लॉस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12,26,460। लिखा है सिंस द ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन दैट इज 21 इज द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड, CII for the B21 has to be considered for computing fixed cost of equity। अब 26-27 में मिला वो 18 लाख, वो जिस साल में मिलेगा उस साल में टैक्सेबल होगा। ले लो, इनहांस कंपनसेशन 18 लाख मिला, कितना खर्चा कर दिया था उसके लिए, 1 लाख। 1 लाख कर दिया था, 1 लाख घटाया 17 लाख बचा, और लॉस को सेट ऑफ करेंगे। शाबाश, याद है तुमको। 12-26 का जो लॉस आया था पिछले साल का, वो इस साल एडजस्ट हो जाएगा और नेट आपका गेन बचेगा 4,73,540। फिनेंस कंपनसेशन में कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डिडक्शन नहीं मिलता है तो वो नहीं ली। बोलो बेटा, इजी की नहीं, पर सिर्फ 2 रीजन के कारण इजी होगा। पहला, आपने रिवीजन करा। दूसरा, आपने चीजें रिकॉल करिए, ध्यान रखिए कि भैया मेरे को जो ईयर लगाना है इंडेक्सेशन में, वो जिस टाइम पे कन्वर्ट हुआ था या एक्वायर हुआ था वहां का लगाते हैं, ना कि जिस साल में मिला है वो लगाते हैं। ये चाहो तो अपने जो स्पेशल पॉइंट्स लिखे हुए हैं कैपिटल गेन के, उन सब में एक ऐसा ही मुंह बना के डेंजर वाला ये पॉइंट लिख लो कि इंडेक्सेशन हमको कौन सा लिखना लेना है, हमने कौन सा लेना है इंडेक्सेशन मल्टीप्लाई करते वक्त, जिस साल में वो कन्वर्ट हुआ है, ना कि जिस साल में हम टैक्सेबल कर रहे हैं, क्योंकि उस साल में वो मिला है। क्लियर है कि नहीं है बेटा? लिख लो अपनी कॉपी में। अभी क्वेश्चन में याद आ गया, अब बाकी अपनी फिर कॉपी में कैसे ध्यान रहेगा जब रिवाइज करोगे तो। ये पॉइंट डेंजर वाले लिख लेना, देखो आते हुए कॉन्सेप्ट नहीं तो गलत हो जाएगा। बोलो, आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चों जरा कुछ प्रेजेंस फील कराने के लिए कुछ करो यार ऑनलाइन। तुम सोए नहीं हो। एक गोलू, कितनी मस्ती आती है तेरे को, देख इस गोलू को। बाकी लोग चलो जी, बढ़े आगे, आगे बढ़े बेटा। चलो, ये मजेदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है, मिस्टर सियारा वाला। करना चाहोगे? आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये क्वेश्चन काफी बड़े साइज का है, कहते हैं ना जब बड़ा साइज का क्वेश्चन, वो है। बहुत मजा आएगा, आ जाओ। चलो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं उसको पढ़ने में, ठीक है? आ जाओ सारे बच्चे हाँ बेटा, अभी लॉन्च हुआ ये क्वेश्चन। आ जाओ, इधर ध्यान देना बेटा, सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान दो। मिस्टर सियारा एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ मिस्टर जी। और अच्छा एक बात बताऊं, कल ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो। एक काम करते हैं तो फिर इसको होमवर्क कर दे, कल ही करा था। चलो देखो पढ़ लो, आपको याद आ जाएगा, कल वाला ही क्वेश्चन है जैसा, और कुछ डिफरेंट है कि नहीं करा कल, वो आप बताओ मेरे को। मिस्टर सियारा एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ मिस्टर जी टू सेल हिज रेसिडेंशियल हाउस लोकेटेड एट कानपुर ऑन 16 अगस्त 24, कितने के लिए? 1.5 करोड़ में। एग्रीमेंट, अच्छा ये तारीख सेल की है कि डेट की, एग्रीमेंट की है? एग्रीमेंट की। 1.5 करोड़ में बेचने का उसने एग्रीमेंट करा है 16/8/24 को। द सेल प्रोसीड्स वर टू बी पेड इन द फॉलोइंग मैनर, है ना? 20% ऑफ द अकाउंट भी, कल ये नहीं करा था। देख लो अभी, पढ़ तो लो आगे पहले 1 मिनट। एक जैसे दिखने वाले 2 लोग होते हैं लेकिन सब कुछ अलग हो सकता है अंदर।
The sale proceed were to be paid in the following manner: 20% through account pay bank draft as on the date of agreement. एग्रीमेंट की डेट तक कितना दे दिया है? 20% थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, 60% ऑन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड बचा हुआ बैलेंस ऑन द कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द टाइटल टू द प्रॉपर्टी। बचा हुआ पेमेंट जो है वो कब दिया है? रजिस्ट्री होने पर। ठीक है। मिस्टर जी बॉस हैंडेड ओवर द पोजेशन, कब दे दिया उसको? मेरे बर्थडे के एक दिन पहले। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुई कब? 14 जनवरी। और उसने अपने सारे प्रोसीड्स एज पर द सेल एग्रीमेंट मतलब टाइम पे। जी इतना समझ में आया? तो कल कहाँ करा था ये? तो अब उसने क्या बोला कि वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी की ये 3 तारीख की दी हुई है। कौन कौन सी तारीख की? कौन कौन सी तारीख की? ग्रुप 1 बेटा, हाँ वाली क्लास। 16/8/24 1 करोड़ 70 लाख, 15/12 का 1 करोड़ 71 लाख, 14 जनवरी का 1 करोड़ 71 लाख 50 हजार। अब देखो आपको सब दे दिया, ढूंढो आप कौन सी लगानी है। मिस्टर सियारा had acquired the residential house at कानपुर on 1/4/2001 for 30 लाख. After recovering the sale proceeds from Jeep, he purchased 2 residential house. हो 2 residential house लिए हैं, one in कानपुर for 20 lakhs on 24 मार्च 25 और अनदर इन दिल्ली फॉर ₹35 लाख 28/5/2025. Compute the income chargeable under the head capital gain for Mr. Sierra for the assessment year 25-26 और ये आपके कॉस्ट इन्फ्लेशन। तो कल करा था क्या ये? आधा पर मैंने कट करवा दिया था, कट करवा दिया था कि वो गलत था। ये रहा वो सही क्वेश्चन आपके सामने है, आपको करना है सॉल्व। करिए। इसके लिए आपको दिए जाएंगे पूरे 5 मिनट, बट यूटिलाइज देम इन प्रॉपर मैनर। स्टार्ट। पढ़ते जाओ, ध्यान रखते जाओ, तुम्हें चीजें क्लियर होती जाएगी। कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ साइज बड़ा है क्वेश्चन का। ध्यान से पढ़ते जाओ, फैक्ट्स को दिमाग में रखते जाओ और क्वेश्चन करते जाओ। पैटर्न हमेशा सिमिलर होता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन का। मैंने पहले ही कहा था ये हेड कोई हल्का पतला हेड नहीं है, थोड़ा तो आपको में आएगी इशू।
चलो हुआ। तो है ही, बहुत सारी चीजें इसमें। चलिए 40 सेकंड बचे हैं आपके पास। हो गया क्या आप लोग का? मतलब 5 मिनट ज्यादा दे दिए मैंने। चलो करें इसको। आ जाओ। देखो बेला बेटा, सबसे पहले तो कंप्यूटेशन ऑफ इनका, इसमें एक्चुअली प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं दिया है, वो टेबल नहीं बना के दिया है, इसलिए उतना बड़ा दिख रहा है बहुत छोटा सा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर सियारा फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। सबसे पहले पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट क्या है बेटा, कितने में आपने जो सेल करा है, कितने में करा है? 1,50,00,000 ना, 1.5 करोड़ में। ठीक है, 1.5 करोड़ में आपने क्या किया है? एक्चुअल कंसिडरेशन 1.5 करोड़ है। और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है? किस दिन की लेंगे पहले ये बताओ। ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, कौन सी? पहली वाली। क्यों? क्योंकि सर 20% जो है ये कब मिल गया था? डेट ऑफ एग्रीमेंट पे। डेट ऑफ एग्रीमेंट कब की है? 16/8 की। 16/8 की है तो 16/8 की कितनी है? 1,70,00,000। तो देखो इन दोनों में से आपको कौन सी वाली लेना है फिर? मुझे हायर लोगे? हाँ, तो पहले आप ये निकालो, इसका 110% क्या इससे ज्यादा है कि कम है? 1,65 आ रहा है, मतलब एचडीबी ज्यादा देके रखी है, तो आपकी एक्चुअल कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? एचडीबी। तो देखो उसने वही लिखा है, वो एक्सप्लेन करा है, जो हमेशा करता है वो, एज पर 50C where this the value adopted by shall be taken to the full value of consideration। फिर उन्होंने वही वाला लिखा है कि कौन सी वाली एचडीबी लेना है। अभी ये भी तो इंपॉर्टेंट है, एचडीबी कौन सी लेना है। उन्होंने बताया डेट ऑफ एग्रीमेंट की और रजिस्ट्रेशन की अगर अलग अलग डेट्स हैं, तो आपको अगर वो मिल गया है एग्रीमेंट डेट तक, क्या अदर, अगर आपको होल पेमेंट या पार्ट पेमेंट मिल चुका है, तो क्या हो जाएगा? आप कौन सा ले लोगे? डेट ऑफ एग्रीमेंट ले लोगे। अरे हाँ की ना। फिर उन्होंने ये भी बता दिया है कि आपको 150 लाख, 1.5 करोड़ का 20% पहले भी मिल चुका है एग्रीमेंट की डेट पर, इसलिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट वुड बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इतना समझ में आया क्या? वो क्यों बड़ा दिख रहा है? क्योंकि वो हद से एक्सप्लेन कर देता है आंसर में। ठीक है, तो अब आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो गया? 1,70,00,000। एक्विजिशन कितने में करा था? अरे एक्वायर कितने में करा था? है जी, 30 लाख में। और वो भी कब का है? 1/4/2001, और 1/4/2001 का 100 होता है। तो बेटा क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना ले लेंगे? 30 लाख। ठीक है, एंड सिंस द रेसिडेंशियल, अच्छा अब आपको लगेगा कि सर इसमें इंडेक्सेशन क्यों नहीं करा? 2001 की प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। याद करो, एक डेट भूल चुके हो तो अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट डेट में से एक। 23 जुलाई, 23 जुलाई 2024। इसका सेल किस दिन करा है? सेल किस दिन करा है? अच्छा, एक्चुअल सेल तो देखा जाए तो जिस दिन रजिस्ट्री हुई है उस दिन। कब? 14 जनवरी 25। अब 23 जुलाई 24 के बाद का अगर आपका ट्रांसफर होता है, टैक्सेशन नहीं मिलता है। लेकिन वो जो हम रिवाइज करने वाले हैं, अगर आप एक इंडिविजुअल एचयूएफ हो और अगर आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी 23 जुलाई 24 के पहले एक्वायर्ड है, तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप विद इंडेक्सेशन 20% दे दो,
या विदाउट कंसिडरेशन 12.5% दे दो, विच एवर इज लोअर दे दो। इस वाले केस में उन्होंने पहले ही कर लिया है कि भाई वो विदाउट इंडेक्सेशन ही बेनिफिट मिलेगा, तो इसको शो नहीं करा। अगले आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें वो दोनों को शो करके दिखाएगा। हाँ, कर सकते हो ना, लेकिन विच एवर इज लोअर लगाना, याद रखना। नहीं पड़ेगा। अरे तुम क्लाइंट को ज्यादा टैक्स 110 टैक्स आ रहा है और 100 टैक्स आ रहा है, कौन सा पे करने के लिए फोर्स करोगे? 100 वाला, नहीं तो भाग नहीं जाएगा, 110 पे करवा दोगे तो। समझ में आया क्या? तो बेटा ध्यान रखो, इसमें क्या करा है, डायरेक्ट 30 लिया तो आपका कितना आ गया गेन? 1,40,00,000। अच्छा, अब इसने इन्वेस्ट कहाँ कर दिया है पहले ये बताओ। सर इसने 2 घर खरीद लिए हैं, 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, तो सर उसमें तो शायद एक घर खरीदना रहता है कि 2 खरीद सकते हैं? सर मेरा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ रुपीस तक है तो मैं 2 घर खरीद सकता हूं, तो इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? सर इसका तो 1,40,00,000 है, यानी कि मैं 2 घर ले सकता हूं, और 2 घर मिला के मैंने कितना पैसा लगा दिया? 20 और 35 यानी कि 55। तो यहां मैंने 55 लेस करा, तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 55,00,000। तो यहां लिख भी दिया, सिंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, he would be eligible for exemption in respect of both residential houses purchased in India। क्लियर है कि नहीं है? बताओ। और ये लिखा, it may be noted that since Sierra has transferred residential property on and after 23 July, which was acquired before the set date, he can opt for 20% on long term with indexation or 12.5% of without indexation, whichever is beneficial to him। हाँ तो ठीक है ना, तो जो गेन आपका, नहीं तो गेन कितना आ रहा है, मैं गेन की बात कर रहा हूँ। गेन आ रहा है, कैसे इंडेक्सेशन मिल रहा है? 100 बाय, आपने इसको क्या करा हुआ है, 30 lakhs डिवाइडेड बाय 100 into 363, तो कितना टोटल आया? हाँ तो कम आ रहा है ना, तो आप वो ले सकते हो। इन्होंने क्या करा है, डायरेक्ट उसको 23 जुलाई के बाद का समझ के वो कर दिया है, बट उन्होंने नीचे नोट लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? जो भी बेनिफिशियल हो आप लिख सकते। बोलो, समझ में आया है क्या? अरे हाँ की ना? चलो, ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाला जो है, ये होमवर्क रखो, ये बहुत कुछ सेम ही है। ये 6th वाला क्वेश्चन वो रहेगा, ऑलमोस्ट सेम है। इसका आंसर देखिए, घबराना मत, इतना बड़ा बड़ा क्यों दिया है, वो एक्चुअली फॉर्मेटिंग छोटी करी हुई इसलिए वो लंबे में दिख रहा है, घबराना मत इस शीट। देखना भी नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट, आ जाओ। जी वैगन वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। चलो करो, मिस्टर जी वैगन वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आपको एक, और सुनना बेटा ध्यान रखना, इसमें ना इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, तो आपको वो सब याद चीजें याद होना चाहिए, है ना? इसके लिए मिलते हैं आपको 6 मिनट। करो, जस्ट ट्राई इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कठिन तो नहीं लग रहा? बेटा 1 minute 20 seconds लेफ्ट। फोर्टी सेकेंड्स लेफ्ट। बोलो। तरीका कैलकुलेट कहाँ है, करो। हाथ कैसे जमेगा तुम लोग अगर मोबाइल में करो? क्या में मोबाइल थोड़ी ना अलाउ होगा। अंजलि का आंसर आ गया है। चलो, क्या आंसर्स आ रहे हैं आप लोग के? जो पूछा है इसने। चलो आओ देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो कब बेचा उसने, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जी वैगन रेसिडेंट इंडिविजुअल acquired a house property for rupees 7 lakhs during previous year 1982-83, paid stamp duty 1.5 लाख at the time of registration of property, और इंप्रूवमेंट में उसने ये खर्चे करे हैं। ठीक है। फिर फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की थी 18,20,000 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? 16 लाख। ठीक है, 16 लाख क्या थी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब इसने प्रॉपर्टी को 10 दिसंबर 24 में बेच दिया है। ध्यान रखना, जब भी प्रॉपर्टी की बात आएगी दिमाग में घंटी 23 जुलाई की बजना चाहिए। ध्यान रखना ये बात। इसने कब बेची है? 10 दिसंबर 24। तो 1,25,00,000। अदर सोर्सेज की इनकम है इसकी 10 लाख की। आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, एंड ही ऑप्टेड आउट फ्रॉम सेक्शन 115 BAC, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम में इसका टैक्स जाना है। अब देखो, सेल कंसिडरेशन कितना, कितने बेचा? 1,25,00,000 में। ठीक है, कोई एक्सपेंसेस नहीं दिए ट्रांसफर के, नेट कितना हो गया? 1,25,00,000। अब लेस करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो बेटा एक बात बताओ, आपकी कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 7 लाख और 1.5 लाख तो क्या थी? स्टार्टिंग की प्राइस थी। लेकिन प्रॉपर्टी की, अब इसमें देखो एक चीज बड़ी बड़ी बढ़िया चीज देकर रखी हुई है। इधर बड़ा रुचि ध्यान दो। क्या? एफएमबी दी हुई है प्रॉपर्टी की 18,20,000 और उसी दिन की एसडीवी देके रखी हुई है 16 लाख की। क्या पॉइंट याद है? ओए, ये पॉइंट याद है? अरे हम तो हमेशा एसडीवी एसडीवी करते हैं, ये याद था क्या?
अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले की प्रॉपर्टी है तो एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उससे, फिर उसको जो हायर होगा वो लेंगे। ये याद था कि नहीं था? नहीं तो कंफ्यूजन क्या होता है, एफएमवी लू कि एसडीवी लू। इधर सही है, समझ में आ रहा है? तो देखो इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो, और फिर ये लोअर है तो इससे कंपैरिजन होगा इससे, तो ऑब्वियसली क्या है, क्या आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका 16 लाख। देखो 8.5 लाख तो कॉस्ट थी, और इन दोनों में से जो भी लोअर होगा 16 लाख, तो टोटल कितना आ जाएगा 16 लाख। ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना आएगा, इसको लेंगे क्या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को, 1960, नहीं ये तो इग्नोर हो जाएगा। बात आती है 12 13 और 13 23 23 24 की, तो बेटा इन दोनों को 4 लाख और 3.5 लाख, इन्होंने इसको विदाउट इंडेक्सेशन लिया हुआ है, 23 जुलाई के बाद वाला है, तो ये तीनों मिलाओगे तो आ जाएगा कितना, 23,50,000। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अंजलि ने निकाला था वो बिल्कुल एक्यूरेट था। वेरी गुड अंजलि बेटा, तुम्हारा भी सेम है तो वेरी गुड, ने यही निकाला था। अब ध्यान सुनना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, प्लीज यहां ध्यान दो। ठीक है, अब उसकी निकालना है आपको टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, तो देखो टोटल उसका कैपिटल गेन कितना हो गया, 1,01,50,000, और अदर सोर्सेस कितना दिया हुआ है 10 लाख, तो टोटल इनकम कितनी हो गई है 1,11,50,000। घंटी बजी क्या इस चीज की, सरचार्ज की, ये बजना चाहिए घंटी दिमाग में, भूल मत जाना, वहां कोई बोलने नहीं आएगा कि अरे बेटा अरे बिटिया सरचार्ज कौन लगाएगा, क्योंकि इनकम आपकी 1 करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये बताने कोई नहीं आएगा, आपको देखना पड़ेगा। इधर बेटा हर कोई क्वेश्चन छोटे छोटे उसमें नहीं आएगा कि 50,000 में बेच दी प्रॉपर्टी, ऐसे वाले भी आएंगे करोड़ वाले, तो आपको ध्यान रखना है जब फिगर्स बहुत बड़े बड़े रहेंगे पहले से अलर्ट मोड पे रहना। क्या अलर्ट मोड पे रहोगे, सरचार्ज आ सकता है, सरचार्ज आ सकता है, सरचार्ज आ सकता है। हाँ। अभी रुक जाओ, इसमें आएगा बेटा, वो आएगा आएगा, वो इसमें इनने शायद निकाला भी है, नहीं निकाला इसमें, ठीक है निकाला है क्या, हाँ निकाला है, चलो देखेंगे, अभी देखेंगे, रुक जा पहले इसको चलने दे। ठीक है, तो टोटल इनकम कितनी हो गई आपकी 1,11,50,000। अब टैक्स लाइबिलिटी निकालो। तो बेटा एक बात बताओ, देख टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 पे आपके पास, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी 23 जुलाई 24 के पहले की एक्वायर्ड है और बिकी उसके बाद में है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, 20% टैक्स रेट लगा दो विद इंडेक्सेशन लेके, ये 12.5% लगा दो विदाउट इंडेक्सेशन लेके। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपका ये जो गेन है ये कौन सा वाला गेन है, विदाउट इंडेक्सेशन, तो इसका तो आसान था, इसका तो 12.5% निकाल दो डायरेक्ट, 1268 आ गया, लेकिन हमको ये भी तो देखना पड़ेगा क्या, कि अगर विद इंडेक्सेशन कितना टैक्स आ रहा है, तो उसके लिए कहां जाना पड़ेगा, नोट 1 में कंपेयर इधर करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी पूछ ली है, पर ऑब्वियसली आपको हमेशा क्लाइंट के बेनिफिट के लिए निकालनी है, तो ऑब्वियसली जो कम आएगी वो तो निकालो पहले कि नोट 1 में 20% विद इंडेक्सेशन होता तो क्या होता, तो देखो नोट 1 आ गया, कितने में बिकी थी 1,25,00,000 की, कॉस्ट कितनी थी उसकी, ओ भाई कॉस्ट कितनी थी 16 लाख। ठीक है, उसको 100 डिवाइड बाय 363 कर देंगे, तो देखो 100 डिवाइड बाय 363 करा तो 58 लाख, और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये जो 4 लाख थे कौन से, ये वाले, इसको किससे डिवाइड करोगे, 200 से डिवाइड करके 363 से मल्टीप्लाई करोगे, और इस 3.5 लाख को किससे डिवाइड करोगे, 348 से मल्टीप्लाई करोगे 363 से, तो आपका इंडेक्स्ड कितना आएगा यहाँ पे दोनों का, 7,26,000 और 3,65,000, टोटल लॉन्ग टर्म गेन कितना आएगा आपका 56,914। वेरी गुड, और जब आप इसमें 20% लगाएंगे तो टैक्स आएगा आपका 11,20,000, मतलब विच एवर इज लोअर, तो मेरा कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो कितना आ गया 11,20,000, ये तो निकला किसका, लॉन्ग टर्म का। अब बात आती की बात आएगी अब टैक्स ऑन बैलेंस अमाउंट की,
एक बात बताओ, 10 लाख पे जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम से टैक्स निकालो कितना आता है? 1,12,500 रटा हुआ था हमको, क्लास में इतनी बार करा था ये। लेकिन लेकिन क्योंकि हमारी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो इन्होंने सरचार्ज लगाया है 15%। वो आएगा 1 करोड़ 1,84,900 और इस पर 4% सेस लगा है 56,703। टोटल नेट टैक्स लाइबिलिटी आ गई 14 लाख। ये दो कैसे आई है? इन तीनों को प्लस करके और इसको प्लस करके, और फिर उसको राउंड ऑफ में कर देते हैं हंड्रेड्स में। क्या कर दिया है? 290। राउंड ऑफ 5 उसमें उसमें कर दे 10 में। हाँ नहीं, टोटल 1 करोड़ के ऊपर है ना। एक मिनट, विद इंडेक्सेशन लिखा था विदाउट इंडेक्स? हाँ तो विद इंडेक्सेशन में तो 11,20,000 है। तो ये भी तो पूरा ही निकला है बेटा। वो कैसे आई आपकी? ये 56 लाख में प्लस कर दिया वो 11। हाँ 10 लाख जोड़ देंगे 66 लाख आ जाएगा। आप सब वो बोल रहे हैं क्या? नहीं, पर इन्होंने इन्होंने सरचार्ज निकाला है ना, कितने पे निकाला इन्होंने सरचार्ज? सरचार्ज 15% इनकम एज पर 1 करोड़ से ज्यादा है तो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है, सुनो मैं बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। ये रियल लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है, जब आप कंप्यूट करते हैं ना, मेरी बात और आपको सारा ध्यान यहाँ लगाना, जब ये लोग कंप्यूटेशन जनरेट कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न में, तो ऊपर जो टोटल इनकम पकड़ रहे हैं वो विदाउट इंडेक्सेशन वाली ही पकड़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए ऑनलाइन मिस मत करना। सुनो मेरी बात, जब टैक्स पे करना है तो आप विच एवर इज लोअर लगा के टैक्स निकाल दो, लेकिन जब टोटल इनकम पकड़ते हैं ये लोग, तब ये हमेशा विदाउट इंडेक्सेशन वाली ले रहे हैं। मतलब ये वाली, जब आप भले ही टैक्स कौन सा दे रहे हो, ये वाला, तो आप, लेकिन जो आपकी कैप, आपका जो कंप्यूटेशन में जो टोटल इनकम आएगी वो हमेशा ये वाली आएगी। विदाउट इंडेक्सेशन वाला ही लेते हैं ये हमेशा। इसलिए उसने टोटल 1,11,00,000 वाली जो इनकम है उसके ऊपर उसने सरचार्ज निकाला है। पॉइंट क्या सीखा? नया पॉइंट सुनो मेरी बात। वैसे भी अभी जब कल कल वाल हम कल और अब जब हम बिजनेस सेट करेंगे और टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, तब भी मैं पॉइंट लेने वाला था, लेकिन ये इसमें आ गया, इसलिए सुनो मेरी बात। जब सर्च जब ये वाला पॉइंट आएगा प्रॉपर्टी वाला, इसमें 20% विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन है, तो इसमें एक गड़बड़ क्या कर रहे हैं ये लोग कि आप जब टैक्स निकालेंगे, टैक्स ये निकालेंगे जब, तो आपके पास चॉइस है कि जो भी बेनिफिशियल हो आप वो ले लो, लेकिन प्रेजेंटेशन जब दिखाएंगे ऊपर टोटल कंप्यूटेशन का, तो वो हमेशा आपको विदाउट इंडेक्सेशन वाला दिखाना है। ये अब सर ये ऐसे क्यों करा है? मैं कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट का है, यूटिलिटी में ही ऐसा है। इसीलिए जो प्रेजेंटेशन होगा वो ये वाले के कारण होगा, इसलिए उन्होंने सोचा टोटल पे लिया हुआ। कल और इस चीज पे क्लैरिटी मिलेगी आपको। क्लियर है? कल इसको अभी एकदम से अगर कंफ्यूजन हो रहा है, शांति रखो, कल बैठ के वो भी करेंगे हम। समझ में आया क्या? तो ये क्या हुआ, टोटल कितना आपका गेन आ गया, टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? 14,74,290 की। क्लियर है? इन्होंने देखो उसमें कुछ नोट्स भी दिए हैं कि विच एवर इज लोअर लगता है अगर आप 23 जुलाई के बाद में बेचते हो, एवर इज बेनिफिशियल, आप वो ले सकते। क्लियर है कि नहीं है? बोलो। चलो, इसमें एक क्वेश्चन बचा है, ये एक क्वेश्चन आप जरूर करना। ये होमवर्क ही ऑब्वियसली। ये इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिया हुआ है और टोटल इनकम अदर देन वो भी दी है, और आपको डिफॉल्ट और ओल्ड दोनों से निकालना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप कर लेना। अब हम आ जाते हैं एक बार, जो बच्चा बोल रहा था किसका, रिवीजन पे, कि सर वो थोड़ा सा क्लियर कर दो हमको। ठीक है, इंडेक्सेशन वाला पॉइंट। आ जाओ बेटा।
बेटा करीबा इसको कल देखेंगे अपन, है ना, कल और क्लियर कर दूंगा मैं आपको, बिल्कुल घबराओ मत। चलो आओ, चलो कैपिटल गेन हेड पे आते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, क्या टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, होल्डिंग पीरियड आपको पता है, राइट। मेन जो ये बच्चा बोल रहा था वो 112 और 111, 112A, 111A और 112 सेक्शन, वो वाले की बात करना है हमको। ये है बेटा, आ जाओ, आओ बेटा, सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे, सारे बच्चे यहां ध्यान, क्या बोल रहे हैं, 112A, ये बोल रहा है टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सर्टेन एसेट्स। क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा वाला, कुछ स्पेसिफिक एसेट्स पे दिया, कौन कौन से हैं वो, लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तीन ध्यान रखना हमेशा। अगर आपको इन तीन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो अप टू 1,25,000 तक तो नो टैक्स, और इन एक्सेस ऑफ 1,20,000 पे टैक्सेबल होगा। क्या रेट लगेगा, अब रेट 2 है, अगर 23 जुलाई के पहले का रेट है तो रेट लगता है बेटा 10%, और अगर 23 जुलाई के दिन या उसके बाद का है तो टैक्स रेट लगेगा लॉन्ग टर्म पे कितना, 12.5%। याद है, इतना याद है कि नहीं, 112A, ठीक है, 1/25 तक का तो एग्जम्पशन मिल जाता है। इन एक्सेस ऑफ दैट क्या हो जाएगा आपको, बिफोर अगर 23 जुलाई है तो 10%, और नहीं तो ऑन एंड आफ्टर 12.5%। ठीक है, पर इसमें कुछ कंडीशन क्या फॉलो करना है, एसटीडी पेड होना चाहिए एक्विजिशन और ट्रांसफर में, इक्विटी शेयर के केस में, और बिजनेस ट्रस्ट के केस में ट्रांसफर पे पे होना चाहिए, इक्विटी ओरिएंटेड और बिजनेस ट्रस्ट के केस में आएगा, आगे आएगा ना। लिमिट ऑफ ये इज एग्रीगेट ऑफ टोटल सबका शेयर सबका है। इफ ट्रांसफर डन थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी सेंटर देन एलटीसीजी विल बी टैक्सेबल 10 और 12.5% इवन इफ एसटीटी नॉट पेड। ध्यान रखना, देखो उसको थोड़े से भी मजे लेना है, थोड़े से भी मजे लेना रहे, जानबूझ के लिखेगा एसटीडी पेड नहीं है, बट धीरे से लिख देगा कि ये जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है ये कहाँ पे लोकेटेड है, आईएफएससी में। और तुम्हारे दिमाग में क्या रहेगा कि सर 112 में तो हमेशा एसटीडी पे होगा तब जाके वो लगेगा, नहीं, फिर भले ही ना पे हो पर आप फिर 10 और 12.5% पे टैक्स दे सकते हो। फिर वो नीचे वाले में आएगा, बता रहा हूँ कहाँ पे, डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6A एंड रिबेट 87A विल नॉट बी अलाउड अगेंस्ट कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस वाली इनकम के अगेंस्ट में ना आपको चैप्टर 6A का कोई डिडक्शन मिलता है और ना ही 87A का कोई रिबेट मिलेगा, और इंडेक्सेशन भी अवेलेबल नहीं होता 112A है। क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें क्या होती है, तो इन केस ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर आपने एक्वायर कब करी है, 1 फरवरी 2018 के पहले, और ट्रांसफर कब करी है, 1 अप्रैल 2018 के बाद, तो बेटा उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेते हैं, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट थी वो, या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018, या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर, जो आएगा उसका विच एवर इज हायर लेना। ये प्रॉपर पूरा माइंड में ना एकदम प्रिंट होना चाहिए, ये समझ में आया है क्या, क्लियर है। अच्छा, अब एफएमबी एज ऑन 31 जनवरी 2018 में क्या होगा, अगर लिस्टेड शेयर यूनिट ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, अगर लिस्टेड शेयर है, यूनिट ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, तो 31 जनवरी 18 के दिन क्या लेंगे, हाईएस्ट प्राइस कोटेड ऑन 31 जनवरी 18। बेटा दिन भर रेट चेंज होते रहते हैं, तो जनवरी 31 जनवरी 18 के दिन भी रेट चेंज हुए होंगे, तो अगर आपको 3-4 रेट दे दिए तो सबसे हाईएस्ट वाला, कल शायद जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था उसमें वो था, लास्ट वाले क्वेश्चन में था ये, ठीक है। चलो, और इफ नॉट ट्रेडेड, तो जो भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था 31 जनवरी 18 के पहले, उस दिन का हाईएस्ट ले लेना। क्लियर है कि नहीं है ये। फिर देन शेयर यूनिट्स नॉट लिस्टेड ऑन 31 जनवरी 18, अगर नहीं है तो बेटा अगर यूनिट्स है तो एनएवी ले ली जाएगी 31 जनवरी 18 की, और अगर इन केस ऑफ शेयर अनलिस्टेड है ऑन 31 जनवरी 18
बट लिस्टेड ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, बेटा जनवरी 18 में अनलिस्टेड थे, लेकिन ट्रांसफर के टाइम पर वो हो चुके हैं क्या, लिस्टेड। तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डिवाइड कर देंगे CII ऑफ द ईयर इन विच द शेयर वाज फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी और फाइनेंशियल ईयर 1 टू विच एवर इज लेटर, वो मल्टीप्लाई कर देंगे CII ऑफ 17-18। 17-18 में था वो, समझ में आया, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये था हमारा लॉन्ग टर्म। अब इन्हीं एसेट्स में, इन्हीं 3 एसेट्स में अगर शॉर्ट टर्म गेन होता है तो क्या करेंगे, तो बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट शैल बी टैक्सेबल एट, देखो अगर 23 जुलाई 24 के पहले है तो 15% और नहीं तो 20% आफ्टर 23 जुलाई 24, लेकिन एसटीटी पेड होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा एक मिनट, लॉन्ग टर्म में एक 25 का एग्जाम्पशन था, शॉर्ट टर्म में कोई एग्जाम्पशन नहीं है। वहां 23 जुलाई के पहले 10% था और 23 जुलाई के बाद 12.5% था। इधर क्या रेट है, 23 जुलाई के पहले अगर करा है तो 15% और इधर 20%। क्लियर है? ये ध्यान रखना, ऐसे पूरा याद हो जाना चाहिए आपको ये सब चीजें, ठीक है। अब अगला चैप्टर 6 से का डिडक्शन नहीं मिलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। अच्छा अब अदर कैपिटल गेन टैक्स भी था, मतलब इनके अलावा, ये 3 एसेट के अलावा कौन कौन सी एसेट, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इनके अलावा जितनी भी एसेट्स हैं जो भी है, और अगर वो 23 जुलाई के पहले जाती हैं, क्या 23 जुलाई के पहले जाती हैं, ट्रांसफर होती है, तो रेट है 20% लॉन्ग टर्म का और 23 जुलाई के बाद में 12.5% है। लेकिन यहाँ एक छोटू सा स्टार लगा है, वो पढ़ेंगे अभी। शॉर्ट टर्म में क्या होता था, शॉर्ट टर्म हमेशा इन 3 के अलावा जितनी भी एसेट पर शॉर्ट टर्म होगा हमेशा वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा, इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं था, है ना। तो अब क्या बोल रहे हैं, ये जो 20% इस पे क्या बोल रहे हैं, अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF हो, बेटा ध्यान रखना, अगर उसने जरा सा चेंज कर दिया, नॉन रेसिडेंट दे दिया, ये नहीं मिलेगा बेनिफिट टैक्सेशन, ठीक है। इफ रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF ट्रांसफर एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, बेटा ध्यान रख, तेरा वाला पॉइंट है, इफ आर रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF ट्रांसफर एनी मूवेबल प्रॉपर्टी acquired before 23 July 24 and tax calculated on long term capital gain at the new rate 12.5% without indexation is higher the tax calculated old rate 20% then the taxes ignored। सीधी बात वो ये बोल रहे हैं, अगर आपको विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% का टैक्स ज्यादा आ रहा है, विद इंडेक्सेशन एट द रेट 20% पे, तो एक्सेस को आप इग्नोर कर देना, यानी कि सीधी बात जो भी बेनिफिशियल हो वो वाला आप लगा देना। इन अदर वर्ड्स assessee is required to pay tax at 12.5% without indexation और 20% with indexation, whichever is lower, ever is lower। हाँ ये वाला क्वेश्चन भी आएगा, इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी, अगर वो अनलिस्टेड शेयर सिक्योरिटी को क्या करते हैं, बेचते हैं बिफोर 23 जुलाई तो 10% ऑन लॉन्ग टर्म, और ऑन एंड आफ्टर 23 जुलाई तो क्या आ जाएगा 12.5% ऑन लॉन्ग टर्म और नो इंडेक्सेशन, इनको वो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओहो याद है तेरा शुरू का डाउट था बेटा क्लास का, सर बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगेंस्ट लॉन्ग टर्म, ये कौन सा वाला LTCG है, वो अदर देन इक्विटी शेयर ऑफ म्यूचुअल फंड वाला, शॉर्ट टर्म 111A वाला और LTCG 112A, इनके अगेंस्ट में क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता है, तो लिखा है इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF इफ बैलेंस टोटल इनकम अदर देन दीज, है ना। ये सेक्शन कौन सा था, तो आप लिख लो चाहो तो 112, सेक्शन 112 है ये वाला, इसमें नहीं, और एक यहाँ लिख लो आप, तो ऐसे में याद रहेगा, सेक्शन 100, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें, इन केस रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF इफ बैलेंस टोटल इनकम other than this is less than the basic exemption limit, then the unexhausted unlisted unutilized basic exemption limit can be used against LTCG,
112 LTCG 112A और STCG 111A। बेसिक एग्जाम्पल लिमिट अगर बची हुई है, टोटल इनकम जो है अदर देन दीज इनकम, कैपिटल गेन की जो स्पेशल रेट की इनकम है, इसके अलावा अगर नॉर्मल इनकम जो है आपकी, वो अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से भी कम है, मतलब अभी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट होना बाकी है, तो बेटा क्या हो जाएगा फिर वो इसमें भी मिल जाएगा, लेकिन रिबेट और डिडक्शन चैप्टर 6 का नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखो। बोलो बेटा, क्लियर है? देखो अब आपके माइंड में दो थॉट्स आ रहे होंगे, या तो आपको दो तरह के थॉट्स आ रहे होंगे बच्चों में, या तो आपको ये चैप्टर पे ग्रिप आना चालू हो गई होगी क्योंकि आपने से क्वेश्चन कर लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डर भी लग रहा होगा कि सर इसमें तो है 2 3 4 चीजें। तो बेटा कैपिटल गेन में वो चीजें हैं, बट और क्लैरिटी कब मिलेगी? अब बचे हुए 3 लेक्चर्स में। वो जो बचे हुए 3 लेक्चर्स हैं उसमें आपके टैक्स कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी, सरचार्ज मार्जिनल रिलीफ को भी रिवाइज करेंगे, रिवाइज ही करेंगे, जैसे बेसिक्स में करा था ना हमने, वो भी रिवाइज करेंगे सरचार्ज मार्जिनल रिलीफ। क्योंकि जब भी कोई नया बच्चा आता था हम उसको क्या बोलते थे, पहले जाकर टैक्स रेट्स, मार्जिनल रिलीफ, सरचार्ज को पढ़ के आओ, ठीक है? वो सब पढ़ेंगे और उनके टोटल इनकम कैलकुलेट करने का भी हम क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया क्या एवरीवन? इसलिए अब कॉन्फिडेंस बनाए रखो। एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, रिवीजन हुआ है, प्रोविजन याद है, तो क्वेश्चन आसान है। प्रोविजन याद नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स में वो आपको घुमा रहा है। क्लियर है सभी को? तो चलो कल से आपको पीजीबीपी करके आना है, ठीक है? पीजीबीपी पढ़ के आओ, बाकी चीजें मेरे को छोड़ो। चलो जी बेटा, अब अगर टाइम हो तो बना लो लिमिट्स की, नहीं तो फिर जो हमारी शीट्स हैं आप उसी को करो, ठीक है गोलू? चलो बेटा, आज की क्लास होती है खत्म और आपकी मेहनत होती है शुरू।